Hello everyone. Today in this video I am going to take the topic the Indian experience and the framing of the Indian Constitution from the chapter Constitutional Design. इसके पहले हमने साउथ अफ्रीका के बारे में देखा था कि कैसे वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया और किन किन चीज़ों को बाद में ध्यान में रखा गया कि जो डिफरेंसेस हैं वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में वो डिफरेंसेस आगे कंटिन्यू ना हो और पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहे कंट्री में और प्रोग्रेस के पाथ पे वो प्रोसीड कर सके। तो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो हम जानते हैं कि काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली और आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल पीरियड था उसमें इंडियन लीडर्स ने हमेशा ही बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जिससे कि आगे फ्यूचर में जो हार्मनी है, जो पीस है, जो फ्रैटर्निटी है उसको मेंटेन किया जा सके। एज वी नो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश imperialism. However, freedom was attained at a heavy price as it was followed by the partition of the country along religious lines. तो रिलीजन के बेसिस पे हम जानते हैं कि पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज़ बने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू फाइंड सॉल्यूशंस टू मेनी प्रॉब्लम्स इट फेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि हमने फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था 1951 to 56 उसमें फूड ग्रेन्स को लेके जो एम था वो सेट किया गया और सेल्फ सफिशिएंसी गेन की गई, यानी हमें जो ग्रेन्स हैं पॉपुलेशन के लिए जो अनाज है उसको हमें अदर कंट्री से इंपोर्ट ना करना पड़े। तो जो वो फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का वो था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की तरफ। वायलेंस अमंग टू रिलीजियस कम्युनिटीज़ लेड टू एन अनप्रेसिडेंटेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। पार्टीशन के समय भी और पहले भी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स हुए, वायलेंस हुआ, तो एक अनरेस्ट का माहौल भी उस समय कंट्री में था। प्रिंसली स्टेट्स जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह थे तो इनको फ्रीडम दी गई कि या तो वो फ्री स्टेट की तरह रहें या फिर किसी एक कंट्री के साथ वो साथ में जुड़ जाएं। तो ये भी एक चैलेंज था। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि धीरे धीरे करके इंडिया में शामिल हुए। When the makers of the constitution sat down to frame the constitution, they faced a gargantuan task ahead to accomplish. तो बहुत बड़ा ऐसा फील्ड था, बहुत सारे टास्क थी जिनको पूरा करना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अकोमोडेट करना पीसफुल मैनर में और इक्वलिटी को लाना। In spite of problems and challenges, the task of drawing up the constitution was not so difficult for the leaders of independent India as it had been for the South African leaders. फिर भी अगर हम साउथ अफ्रीका से कंपेयर करें इंडिया को तो जो वहाँ पे जितनी प्रॉब्लम्स थी उसके कंपैरिजन में इंडियन लीडर्स के लिए ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। रीज़न वॉज दैट द लीडर्स इन इंडिया had agreed on certain principles during the freedom struggle itself. जिस समय फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस समय से ही जो इंडियन लीडर्स थे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, डिफरेंट रिलीजन के, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव्स थे अपने उनको पहले से ही सेट कर रखा था। तो मेन जो एम था वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाना था, उनको डिसलॉज करना था और इंडियन सोसाइटी को जो एविल्स थे उससे बाहर निकालना था, उससे हटाना था। इनिशियली ओपिनियंस वर डिवाइडेड एज टू द पाथ इंडिया मस्ट टेक टू इफेक्ट चेंज। हाउएवर दे एंडेड अप अग्रीइंग टू सम कॉमन प्रिंसिपल्स ड्यूरिंग आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो कुछ कॉमन इंटरेस्ट आए, यानी जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है या इक्वलिटी का जो क्वेश्चन था वो सभी के दिमाग में थे। डिफरेंट जो लीडर्स थे उनके ओपिनियन में ये चीज़ें कॉमन थी। In 1928,
Motilal Nehru and 8 other leaders drafted the first constitution expressing the basic ideas on which the democratic government of the post-independent India would be based. तो कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसी चीज़ें सेट की गई और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया 1928 में. उसमें कमेटी में मोतीलाल नेहरू जी और 8 अदर मेंबर्स थे. सब्सिक्वेंटली एट द कराची सेशन 1931 में जो कराची सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें कि इसमें मॉडिफिकेशन की बात की गई. यानी जो 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो चुका था उसमें कई सारे मॉडिफिकेशन को वहाँ पे रखा गया. बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स हाउएवर कंटेन्ड मेनी प्रिंसिपल्स ऑन विच देयर वाज अ कॉन्सेंसस. यानी सहमति थी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिनमें कि कॉन्सेंसस था, यानी सभी मेंबर उस पर एग्री कर रहे थे. जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. तो इस तरीके की कुछ चीज़ें थी जिस पे कि सभी मेंबर एग्री कर रहे थे. Subsequently, the leaders of the freedom struggle in India decided to implement these ideas once India became free. अब पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट पे भी डिस्कशंस हुए कि किस तरीके से गवर्नमेंट चलेगी. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने लेजिस्लेचर्स को कंस्टिट्यूट किया हुआ था सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे. ठीक है, तो स्टेट्स की जगह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी वहाँ पे. एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि ज़्यादा पावरफुल थी, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. दो इलेक्शंस फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. अब पहले इलेक्शन कब हुए? 1937 में लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए इलेक्शन हुए, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं किया गया. यानी सभी को वोट देने का राइट नहीं मिला. किन्हें मिला? जो कि प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस को फुलफिल कर रहे थे. दूसरी चीज़, द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज नॉट इन प्रैक्टिस एंड वोटिंग राइट्स वर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द एफ्लुएंट एंड लैंडेड जेंट्री. यानी जिनके पास पैसा था, जो रिच थे, जिनके पास ज़मीनें थी, प्रॉपर्टी थी, उन्हें ही वोटिंग राइट्स दिए. बिसाइड्स constituencies into which the provinces were divided were not formed on a geographical basis. ठीक है, तो एक जैसे आज हम देखते हैं कि जोग्राफिकल एरिया पे बेस्ड होता है, कंस्टिट्यूंसीज़ को मार्क किया जाता है, तो उस तरीके का सिस्टम पहले नहीं था. डिफरेंट क्राइटेरियाज पे ये कंस्टिट्यूंसीज़ डिवाइडेड थी. दिस वाज ड्यू टू द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, historically known as communal award, introduced by the British Prime Minister James Ramsay MacDonald in 1932. तो 1932 में एक सिस्टम बनाया गया, ये पास किया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जेम्स रैमसे मैकडोनल्ड ने, जिसमें कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, यानी कम्युनिटीज़, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट के बेसिस पे ये डिवीज़न किया गया था और उसको नाम दिया गया कम्युनल अवार्ड. For example, the Muslims formed a constituency and elected a Muslim candidate to the legislature. तो जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और मुस्लिम उन्हें वोट करेंगे और वो इलेक्ट होके लेजिस्लेचर का पार्ट बनेगा. Elections were not truly democratic in nature and the legislatures were not effective bodies during British rule. लिमिटेड उनको पावर्स दी गई थी. जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के, उनके अप्रूवल के कोई प्लान नहीं लॉन्च हो सकता था. और इलेक्शंस का हमने देखा ही कि किस तरह से बिल्कुल भी उसको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते. यानी रिलीजन के बेसिस पे इलेक्शंस नहीं होते, लेकिन उस समय इसको प्रायोरिटी दी गई ताकि डिवीज़न कंटिन्यू रह सके. जो दो कम्युनिटीज़ में जो डिवीज़न स्टार्ट हुए थे वो कंटिन्यू रह सके और उसका जो बेनिफिट था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल सके. However, once the people of India were exposed to these institutions, they realized that they could serve as models for India after independence. तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको स्ट्रेंथन करना, उनको किस तरह से मजबूत करना है, तो ये सारी चीज़ें इंडियन जो लीडर्स थे उनके आइडियाज़ में आने लगी थी कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस हम करेंगे जब इंडिया
को हम इंडिपेंडेंट करा लेंगे, यानी इंडिपेंडेंस मिल जाएगी इंडिया को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश in 1935 has influenced the pattern of government in India today in many ways। तो जो आज भी हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के भी कुछ पार्ट्स हैं। कई सारी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको हम एक एक करके देखेंगे। डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कई चीज़ें ली हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। So organization of the government in India and its functional mechanisms today bear a deep impact of this act। तो इस एक्ट का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। कई सारी जो इसके जो प्रोविजंस थे उसको हमने इनकलकेट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दिस वाज द टॉपिक फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में नेक्स्ट हम और डीप में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।